तो गुड इवनिंग एवरीवन अगेन। अब हम लोग देखते हैं आपका इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आप लोग देखिए सब कोई पढ़ ही रहे हो। यू आर गोइंग टू दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ना क्या है देखिए, आई हैव मेंशनड यू। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जंप इनटू द ओशन ऑफ पॉलिटी। ओके, ओशन ऑफ पॉलिटी में क्या है? ओशन ऑफ पॉलिटी में सिर्फ हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बना, कैसे बना, और उसके बाद पूरा हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन, इजंट इट? तो आज हम लोग शुरू करेंगे देखिए डिफरेंट, यू कैन से द हिस्ट्री ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हम लोग जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उसको देखेंगे। एंड यहाँ हम लोगों को पता है देखिए द फर्स्ट लेजिस्लेशन, ओके, पहला लिखा हुआ लॉ इंडिया के लिए कौन सा था? अब वी नो इन द एंशियंट पीरियड मोनार्की वाज इवॉल्व्ड। ओके, मोनार्की केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द एंशियंट पीरियड। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका आफ्टर दैट, ओके, आफ्टर मोनार्की इवॉल्व, वो देखिए फिर ड्यूरिंग द मौर्यंस, ओके, दैट वाज द सिस्टम वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड, इजंट इट? उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि स्लोली एंड इवेंचुअली ये जो सिस्टम है ये आपका क्या बन जाता है? तो ये हम लोग देखते हैं कि इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर फ्यूडल, इजंट इट? फ्यूडलिज्म, पोस्ट गुप्ता पीरियड में देखिए फ्यूडलिज्म आ जाता है। उसके बाद फ्यूडल लॉर्ड्स वर देयर, देन अगेन दिस मुगल्स केम। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपनी का रूल शुरू होता है। एंड कंपनी का रूल शुरू होने के साथ साथ हम लोग वहाँ से देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो मीन्स दिस लॉज एंड लेजिस्लेशन दे आर कमिंग। ओके, तो ये जो लॉज एंड लेजिस्लेशन आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? देखिए ये लॉज बन के आ रहा है ब्रिटेन से। तो कैन यू टेल मी द फर्स्ट लॉ, ओके, फर्स्ट सच लेजिस्लेशन विच केम फ्रॉम ब्रिटेन और विच वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ दिस ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? तो कौन सा था? वेरी गुड, द आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, दिस वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्ट जो आपका देखिए इंडिया में ब्रिटेन से बन के आया है। और ये क्यों आया देखिए, तो जो कंपनी है, कंपनी का जो भी सारा अफेयर्स है, ओके, उसको आपका कंट्रोल करने के लिए आया है। ठीक है, कहाँ से आया है? तो देखिए कंपनी का जो भी सारा अफेयर्स है उस अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास। Why there was no such controlling or no such act before this? Okay, there is a question why, isn't it? तो पहले देखिए, इससे पहले प्रोविजन ही नहीं था। इससे पहले जो कंपनी जो था ईस्ट इंडिया कंपनी विच वाज फॉर्म्ड, व्हेन वाज इट दिस फॉर्म्ड? ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कब फॉर्म होता है? फॉर्म कब होता है? व्हेन वाज दिस ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड? ओके, गिव अ ट्राई, थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिए। ओके, हम्म, तो देखिए आंसर है 1600। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुआ है ये फॉर्म हुआ आपका 1600 में। एंड मर्चेंट ऑफ, हाँ, लंदन टू ईस्ट इंडीज ऐसा ही कुछ नाम था। ओके, आई फॉरगॉट दैट नेम, आई विल पुट दैट नेम इन द हिस्ट्री क्लास। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मर्चेंट्स ऑफ लंदन टू द ईस्ट इंडीज ऐसे ही कुछ नाम था। एंड इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1600। इट वाज फॉर्म्ड बाय अ चार्टर, एक चार्टर पास करके। क्वीन एलिजाबेथ था तब, देखिए उस टाइम में। शी इज गिविंग अ चार्टर, मतलब शी इज पासिंग एन ऑर्डर। एंड आफ्टर दैट दिस ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। वही कंपनी आपका इंडिया आके पहुंचता है 1608 में। ओके, 1608 द कंपनी इज कमिंग टू इंडिया। उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, देखिए 1608 में पहुंच गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि द कंपनी विल एक्सपांड। ओके, इसको परमिशन मिलता है 1613 में। पहला आपका जो पहला फैक्ट्री है, पहला फैक्ट्री इन लोग बनाएगा। कहाँ बनाएगा? सूरत में बनाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं दे विल बी एक्सपांडिंग मोर एंड मोर। देन दे विल कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर्स। ओके, एंड ये देखिए सबसे यू कैन से बड़ा बैटल जो है इन लोगों का ये हो गया लोकल रूलर्स के साथ। यूरोपियन पावर्स के साथ तो होगा ही। तो हम लोग देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी हैज बीन फॉट। ओके, दिस वाज इन द ईयर 1757। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर हो जाएगा। और बैटल ऑफ बक्सर कब होगा? बैटल ऑफ बक्सर कब होगा ये बताइए? बैटल ऑफ बक्सर विच ईयर? ओके, बैटल ऑफ बक्सर
some more answers quickly. So again, Juni, you are correct. Okay, the answer is 1764. तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर भी हो गया। 1765 में क्या होता है? 1765 में होता है देखिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और इस ट्रीटी के थ्रू हम लोग देखते हैं जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अब उसको रेवेन्यू राइट्स मिल चुका है। ठीक है, रेवेन्यू राइट्स कहाँ का मिला है देखिए, तो रेवेन्यू राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। 1765 में बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का, ठीक है, जो राइट है, दीवाने राइट जिसे बोला जाता है, वो हम लोग देखते हैं कि अब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया है। मतलब क्या है देखिए, उसको इकोनॉमी पावर मिल गया है। इकोनॉमिक पावर मिलने के साथ साथ आपका हम लोग देखते हैं पॉलिटी का जन्म होता है, बर्थ ऑफ पॉलिटी। इकोनॉमी इज द मदर ऑफ पॉलिटी, इजंट इट? तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अब आ गया है यहाँ आपका पहला फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन। तो ब्रिटेन में जो भी सारा बैठा है, उन लोगों को लगा कि नहीं भाई, अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फायदा है। ओके, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम दे विल स्टार्ट कंट्रोलिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्ट, चार्टर, ओके, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, बहुत सारा चार्टर आएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट विल कम। तो ये सारा कुछ आने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, इसने क्या किया देखिए, इसने बोला कि उस टाइम तक देखिए ब्रिटिश का 3 प्रोविंसेस बन चुका था। ठीक है, ब्रिटिशर्स का 3 प्रोविंसेस बन चुका था, ना प्रोविंसेस एग्जैक्टली, हम लोग देखते हैं 3 प्रेसिडेंसीज बन चुका था। एंड ये था बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। अगर हम लोग ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। अब क्या किया गया देखिए, तो बंगाल का देखिए कौन था, बंगाल का हम लोग देखेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल वाज देयर। कैन यू टेल मी हु वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? ये कौन है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? यस, ओके, वेरी गुड, द आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव। ओके, तो रॉबर्ट क्लाइव अब देखिए जा चुका है, 1773 का समय है, रॉबर्ट क्लाइव जा चुका है, वेरन हेस्टिंग्स आ चुका है। ओके, ही वाज द फर्स्ट वन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये फर्स्ट है। ठीक है, तो एक तो है देखिए डुअल गवर्नमेंट चल रहा है बंगाल में, बोला जाता है 1765 से लेके 1772 तक डुअल गवर्नमेंट चल रहा था। डुअल गवर्नमेंट मतलब कि एक तो था देखिए निजामत, निजामत, एक था दीवानी। दीवानी मतलब हो गया रेवेन्यू, निजामत मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था आपका नवाब, और दीवानी मतलब जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था आपका ब्रिटिशर्स। ठीक है, 1772 में वेरन हेस्टिंग्स आता है, और ये जो निजामत राइट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो राइट है बंगाल का, वो भी अपने हाथ में ले लेता है। तो वहां से हम देखेंगे फिर से सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया। उसके बाद दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास, एंड इसने क्या किया, ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पोस्ट है, इसको चेंज करके देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपका एक 4 मेंबर्स का काउंसिल बनाया गया। जो ये 4 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करेगा, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इसको काम करने में मदद करने वाला है, पहला तो। उसके बाद देखिए जो बाकी प्रेसिडेंसीज था, बाकी प्रेसिडेंसीज में हम लोग देखते हैं गवर्नर्स वर देयर, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। अब इन लोगों को क्या किया गया है, इन लोगों को आपका ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इसके अंदर डाल दिया गया है। मीन्स गवर्नर ऑफ मद्रास ये किसके नीचे रहेगा, ये आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे रहेगा। एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये भी देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे में रहेगा। मतलब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पोजीशन है, इसको बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ वन सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1774। ओके, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि आपका जो भी कंपनी का जितना भी सारा मेंबर्स है, देखिए कंपनी का सारा मेंबर्स को प्राइवेट ट्रेडिंग से मना कर दिया गया। मीन्स नो प्राइवेट ट्रेडिंग्स कैन बी डन। ओके, तो उन लोग सिर्फ कंपनी के नाम में ही ट्रेड कर सकता है, प्राइवेट कोई भी तरीके का ट्रेड आपका इंडियंस के साथ, कंपनी का जितना भी एम्प्लॉयज है, दे कैन नॉट गो फॉर प्राइवेट ट्रेड। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या किया गया देखिए, तो हम लोग देखते हैं वन न्यू फॉर्म ऑफ बोर्ड हैज बीन फॉर्म्ड, एंड ये बोर्ड को बोला जाता है देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है,
तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, इन लोग रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो है उसको ध्यान में देगा। ठीक है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बन के तैयार हो गया। तो ये हम लोग देखते हैं, दिस वाज द फर्स्ट एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसी तरीके से देखिए बहुत सारा एक्ट आने वाला है। आफ्टर दिस विल सी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, 1784 हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट, सॉरी, इसके बाद चार्टर एक्ट आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 विल बी देयर। उसके बाद आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। Then again Indian Councils Act 1892 is there. Okay. Then एक आएगा देखिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। फिर हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज देयर। फिर हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज देयर। एंड लास्ट में आता है देखिए आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ओके, जिसने पार्टीशन वार्टीशन करके सारा कुछ खत्म कर दिया। तो ये आगे देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। एनडीए कब आएगा? तो ये आएगा 1947 में। तो दिस वाज द लास्ट एक्ट व्हिच केम फ्रॉम ब्रिटिश। ओके, तो ये हम लोग देखते हैं, ये ब्रिटिशर्स का आपका लास्ट एक्ट है जो इंडिया में आता है। ओके, एंड इसके बाद क्या आया? तो इसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। तो ये हो गया एक नंबर वाला, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो दिस इज द लिस्ट। ये सारा देखिए लॉज बन के, ब्रिटेन से लॉज बन के इंडिया में आया, एंड ऑल दिस वेर द वंस। इसमें स्लोली एंड इवेंचुअली हम लोग देखेंगे सारा कुछ चेंज किया जा रहा है। जैसे कि ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इसमें क्या किया जाएगा, जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पोजीशन था उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858 में क्या किया जाएगा, वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको चेंज करके अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस विल बी कमिंग। ओके, आज हम लोगों ने देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 देखा। रेस्ट जो है दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया का लास्ट क्लास में देखिए वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस एक्ट्स ऑल टुगेदर। ओके, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, एवरीथिंग इज देयर। तो ये हो गया डिफरेंट फॉर्म ऑफ लॉज एंड लेजिस्लेशन। अब हम लोग देखेंगे हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, एंड ऑल दिस थिंग्स विल डिस्कस इट। ओके, तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। ओके, इन एंशियंट हिस्ट्री इफ यू ट्राई टू कंसिडर, ओके, अगर हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को देखें तो कैन यू टेल मी विच थिंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन? एंशियंट हिस्ट्री देखिए उसमें, जिसमें हम लोग देखते हैं कि मोनार्की इज देयर, कंप्लीट मोनार्की इज देयर, द किंग इज ऑटोक्रेटिक। बट आप किस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन की साथ कंपेयर कर सकते हो? व्हाट कैन बी कंपेयर्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, ओके, वेरी गुड, दैट इज अशोकन इंस्क्रिप्शंस। ओके, तो अशोका ने पिलर में हो, पत्थर में हो, बड़ा बड़ा पत्थर में हो, छोटा पत्थर में हो, जो भी सारा इंस्क्रिप्शंस लिखवाया था, जैसे कि उसने लिखवाया कि किस तरीके से रहना है। ओके, किस तरीके से धम्मा को फॉलो करना है एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो ये जो चीज अशोका ने उस पीरियड में किया था, दैट कैन बी कंसिडर्ड टू, और दैट कैन बी, यू कैन से, कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको हम लोग देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कंपेयर कर सकते हैं? तो जो पर्पस है, पर्पस हम लोग देखते हैं कि पर्पस इज सेम। ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं कि हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनता कैसे है, ये तैयार कैसे होता है? तो सबसे पहले ये जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसे आया था? फ्रॉम वेयर द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम? कहाँ से आता है? देखिए कि हाँ हम लोग का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए एंड ऑल दिस थिंग्स। कहाँ से आता है ये?
ओके ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटिश यूएसए। ओके, और सारा आंसर। तो देखिए द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसको आपका इंडियंस बनाएगा। ओके, तो इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए एंड इंडियंस विल बी रूल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सो द आइडिया ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए प्रोपाउंड किया गया था बाय एम एन रॉय। ठीक है, अगर आपको याद होगा हु इज दिस एम एन रॉय। ओके, देखिए अगर आपको याद होगा ये एम एन रॉय कौन है, तो दिस एम एन रॉय ही इज द फाउंडर ऑफ दिस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को देखिए ताशकेंट में फॉर्म किया जाता है इन द ईयर 1920। ओके, एंड तब हम लोग देखते हैं कि दिस एम एन रॉय वाज द फाउंडर। दिस द सेम पर्सन ही इज सेइंग कि इंडियंस का देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ओके, इंडियंस का खुद का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और ये आइडिया देखिए प्रोपाउंड किया गया था इन द ईयर 1934। तो ही सेइंग कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगा, एक साथ बैठ के हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगा। तो दिस आइडिया वाज गिवन बाय एम एन रॉय। इसके बाद हम लोग देखेंगे यही आइडिया को आपका बहुत बार आगे जाके इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज बीन फॉर्म। तो देखिए मैंने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ओके, तो दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया आया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1935 में आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, दे ऑल्सो डिमांडेड कि हाँ एक आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए जिसमें इंडियंस विल बी देयर एंड दे विल बी फ्रेमिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम देखते हैं कि 1935 में फिर से अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपका इलेक्शन होता है। ओके, एंड ये इलेक्शन आपका 1937 में कंडक्ट किया जाता है। फिर हम देखते हैं 1939 तक आपका देखिए दिस जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट विल बी देयर। ओके, प्रोविंसेस में हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट रहेगा। ओके, इंडियंस का गवर्नमेंट रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, तो 1939 में आपका जितना भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स वेर देयर और कांग्रेस रूल प्रोविंसेस वेर देयर, दे विल रिजाइन। वाई? ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर टू। उसके बाद क्या हुआ, तो 1940 में हम लोग देखते हैं ऑगस्ट ऑफर लेके आता है ब्रिटिशर्स, बोलता है कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा एंड ऑल दिस। ओके, 1940 में। तो विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। देन 1942 हम लोग देखेंगे क्या आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा। ओके, क्रिप्स मिशन इज कमिंग, इट इज फेलिंग। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे तो एक कैबिनेट मिशन आने वाला है। ओके, दैट विल बी इन द ईयर 1945। एंड हम लोग देखते हैं कि एक क्या है, कैबिनेट नॉट 45, 46। ओके, हम देखते हैं कि एक कैबिनेट मिशन इज कमिंग। तो ये कैबिनेट मिशन ने बोला कि चलो ठीक है। ओके, तो जो भी आपका आइडिया है, मतलब कैबिनेट मिशन सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसको माना जाएगा। एंड वही तरीके से देखिए फिर से इलेक्शन होता है। इलेक्शन होने के बाद हम लोग देखते हैं 1946 एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार है। इलेक्शन कंडक्ट कराया गया एंड हम लोग देखते हैं कि एक आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के अब तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या होगा देखिए, तो इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काम दिया गया कि भाई तुम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बना लेना। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हुआ है, देखिए इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो इन लोगों का मीटिंग होता है। ओके, तो इन लोगों का पहला मीटिंग इज हेल्ड ऑन 9th। फर्स्ट मीटिंग देखिए, दिस इज ऑन 9th December 1946। आप लोग देखिए पॉलिटी में आप लोग यहाँ से याद रखिए, बिकॉज बिफोर दिस एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन द हिस्ट्री वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ से पहले देखिए सारा कुछ आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से आपको पॉलिटी के लिए यहाँ से याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 पहला मीटिंग हुआ, और पहला मीटिंग में देखिए अब जब मीटिंग हो रहा है तो डेफिनेटली विल नीड अ चेयरपर्सन, इजंट इट। मीटिंग है तो देखिए एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इन द फर्स्ट मीटिंग कौन किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्ट किया गया था, और यू कैन से किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर या चेयरमैन सेलेक्ट किया गया था। हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट chairman of the constituent assembly? So let me check the answers. राजेंद्र प्रसाद नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो देखिए पहला दिन, ओके, ऑन द वेरी फर्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि क्या किया गया है। तो सबसे पहले आपका द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओल्डेस्ट मेंबर, ये देखिए एक फ्रेंच ट्रेडिशन है। ठीक है, फ्रेंच ट्रेडिशन के हिसाब से क्या किया जाता है कि जो आपका सबसे पुराना मेंबर जो है, ओके, ओल्डेस्ट मेंबर जो है,
उसको क्या किया जाता है, उसको आपका पहला दिन चूज कर लिया जाता है, एंड दैट पर्सन वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो पहला दिन हम लोग देखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ही वाज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और यू कैन से ही वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, उसके बाद देखिए, ये तो हो गया, ये हम लोगों ने देखा ही वाज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद आपका इलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद इलेक्शन होगा, एंड हु इज इलेक्टेड एज द फर्स्ट, ये जो आपका पहला प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और यू कैन से द पहला प्रेसिडेंट। ओके, पहला प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया जाता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे दैट वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही इज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ओके, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वेरी गुड। तो अब राजेंद्र प्रसाद को देखिए क्या किया गया, राजेंद्र प्रसाद को आपका इलेक्ट करके तैयार कर दिया गया। ओके, नाउ ही विल बी टेकिंग ऑन द प्रोसीडिंग्स एंड ऑल। उसके बाद ऑन 13 दिसंबर, ये तो 9 दिसंबर का बात हो गया, ठीक है, 9 दिसंबर में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज देयर। अब 13 दिसंबर में क्या हो रहा है, देखिए 13 दिसंबर में आपका पहला एक बिल लाया जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे पहला जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो वन बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस वाज नोन एज ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। ये लाया गया है, दिस वाज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू, ही इज कमिंग अप विद दिस एंड ही इज इंट्रोड्यूसिंग द बिल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड इसमें देखिए यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसमें आपका डिसाइड किया गया था कि जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सारा सेलियंट फीचर, नहीं तो क्या सारा आपका हम लोग देखते हैं कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स और ऑन व्हाट बेसिस द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फॉर्म्ड। एंड यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देखिए आगे चल के जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है हम लोगों का, तो इसको ही क्या किया जाता है, देखिए इसको ही आपका जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल का रूप दे दिया जाता है। ओके, दिस विल बिकम द प्रियम्बल। तो ये देखिए जो 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको आपका पास कर दिया गया ऑन 22 जनवरी 1947, एंड दिस वाज पास्ड यूनिनमसली। यूनिनमसली मतलब कि सब कोई ने क्या किया, सब कोई ने इसको विदाउट एनी अपोजिशन दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज पास्ड। ओके, ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए देखिए बहुत सारा कमिटीज बनाया गया, जैसे यूनियन पावर कमेटी वाज देयर, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज देयर, ड्राफ्टिंग कमेटी था, उसके बाद हम लोग देखते हैं एडवाइजरी कमेटी था। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारा कमेटी बनाया गया। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सा है, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या है, तो द जॉब ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी इज टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। And who was the head of this drafting committee, or who was the chairman of this drafting committee? So who was the chairman of this drafting committee? Okay, let me check. So again, Bhimrao Ambedkar, okay, Bhimrao Ramji Ambedkar, okay, or Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar, he was the Ambedkar. Okay, so he was the head of the drafting committee. हम लोग देखते हैं कि drafting committee का head बनाया गया. And again, along with him, 7 members were there. Okay, so oh sorry, not along with him, including him, 7 members were there. Plus 6 members were there. लेकिन देखिए 2 members को रिप्लेस करना पड़ता है, तो एक का देखिए ही इज रिजाइनिंग ड्यू टू इल हेल्थ एंड द अदर वन इज डाइंग। ओके, तो उन लोगों को देखिए रिप्लेस किया जाता है। तो टोटल में अगर हम लोग देखें तो 9 पर्सन वेर एसोसिएटेड विद दिस ड्राफ्टिंग कमेटी। इन लोगों का काम क्या है, ड्राफ्ट तैयार करना। तो पहला जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो ड्राफ्ट है, ओके, फर्स्ट ड्राफ्ट, दिस विल बी कंप्लीटेड बाय February 1948। 1948 में देखिए पहला ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया। ओके, ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी था इसको कब फॉर्म किया गया, तो इसको फॉर्म किया जाता है देखिए 29 अगस्त 1947, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ओके, इंडिपेंडेंस के देखिए 14 डेज बाद, ऑन 29 अगस्त 1947 दिस ड्राफ्टिंग कमिटी को आपका फॉर्म किया जाता है। इन लोग अपना काम करके एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट तैयार कर देता है बाय 1948 फरवरी। ठीक है,
उसके बाद ये जो ड्राफ्ट है देखिए इसके ऊपर डिस्कशन होगा, 8 मंथ्स तक डिस्कशन होता है एंड अगेन बहुत सारा अमेंडमेंट्स लाया जाता है एंड ऑल दिस थिंग्स। अब हम लोग देखते हैं जो सेकंड ड्राफ्ट जो है, सेकंड ड्राफ्ट विल बी रेडी बाय दिस अक्टूबर 1948। फिर हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन होगा, सारा कुछ होगा एंड इसके ऊपर डिस्कशन होने के बाद हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका देखिए फाइनल ड्राफ्ट, ओके फाइनल ड्राफ्ट इसका जो है ये तैयार किया जाएगा बाय 4 नवंबर 1948। तो हम लोग देखेंगे 4 नवंबर 1948 तक देखिए ये जो ड्राफ्ट है ये बन के अब तैयार हो चुका है। आगे जब आप देखोगे कि एक बिल के साथ क्या होता है, अगेन ये देखिए सब कोई ने देखा है, आप लोग सभी ने देखा है कि व्हाट हैपेंस टू अ बिल। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी में नॉर्थ ईस्ट का मेंबर अगेन आई गेस सदउल्ला वाज देयर और व्हाट, ओके शायद से सदउल्ला वाज देयर, एसएम सदउल्ला, okay, but again I'm not sure, wait let me confirm it, okay, so where he is from, so yes he was from, yes sir, Muhammad Sadullah, okay, so Said Muhammad Sadullah, he was from Assam, okay, so he was the member of drafting committee, ठीक है, and he is, his name is Syed Muhammad Sadullah, ठीक है, just wait, let me confirm it precisely, पर्शियन कॉटन हो गया, so just wait a minute, let me confirm it, okay, okay, yes, so he was from northeast, yes, okay, तो हम देखते हैं कि he was the member representing northeast, नहीं बोरदोलोई देखिए ये सर जो गोपीनाथ बोरदोलोई है he was not in this drafting committee, okay, तो हम लोग देखेंगे गोपीनाथ बोरदोलोई he was in this advisory committee, नॉर्थ ईस्ट का देखिए जो एडवाइजरी कमेटी है उसमें था, एंड दिस सैयद मोहम्मद सदुल्ला ही वाज इन द ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर नॉर्थ ईस्ट, ओके। उसके बाद देखिए 1948 हो चुका, 4 नवंबर 1948 हो गया। इसके बाद क्या होगा देखिए, आपको पता है हर बिल के साथ क्या होता है, एनी बिल विच इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट उसमें क्या होगा देखिए, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में देखिए वोटिंग होता है, सेकेंड रीडिंग में आपका पार्ट बाय पार्ट वोटिंग होता है, एंड फर्स्ट रीडिंग इज जस्ट जनरल डिस्कशन और यू कैन से इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग किया जाएगा। सेकेंड रीडिंग देखिए आपका इट विल बी कंप्लीटेड बाय 17 अक्टूबर 1949। 17 अक्टूबर 1949 तक हम लोग देखते हैं कि आपका सेकेंड रीडिंग करके तैयार हो गया। उसके बाद देखिए इसके ऊपर वोटिंग किया जाएगा, एंड वोटिंग कंप्लीट कब होगा, तो दिस विल बी कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949, एंड ऑन 26 नवंबर 1949 ये जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है देखिए ये बन के तैयार हो जाता है, ओके। तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी बाय 26 नवंबर 1949। शुरू कब हुआ था ये काम शुरू हुआ था देखिए फ्रॉम 9th yes 9th December 1946 से the whole game or you can say the whole thing was started, okay। तो ये था देखिए about this मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और भी देखिए बहुत कुछ होने वाला है। अब इसको क्या किया जाएगा देखिए 26 नवंबर 1949 को हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अडॉप्ट, इनेक्ट एंड ये क्या सारा किया जाएगा, ओके, बट इट विल नॉट बी एनफोर्स, ओके। तो हम लोग देखेंगे कि इसको आपका अडॉप्ट और इनेक्ट किया गया है, इसको एनफोर्स नहीं किया गया है। इट विल बी एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। And why this will be enforced on 26 January 1950, this will discuss in the next class, okay। तो आप लोग next session, तो आप लोग फिर से कनेक्ट करके आइए, it will disconnect now, ठीक है। तो देन विल सी कि ये जो 26 जनवरी 1950 2 महीना का जो टाइम है, why the founding fathers of the constitution they wait for these 2 months,